Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 7, that is the p block element, and topic for today is the chemical properties and the trends in the chemical reactivity. इससे पहले आपने जो किया है उसमें हमने की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और आज आप करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट मेंबर है उसका क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर होता है। उसके पीछे रीज़न आपको ऑलरेडी क्लियर है। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट मेंबर का एनोमलस बिहेवियर है, उसके पीछे रीज़न क्या है, फर्स्ट मेंबर का साइज सबसे स्मॉल होता है ड्यू टू द स्मॉल साइज। एंड सेकेंड वन अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जो फर्स्ट आपके मेंबर्स हैं, चाहे ग्रुप 15 की बात करें, 16 की बात करें, 17 की बात करें, तो उसमें जो फर्स्ट मेंबर है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है उसको मिनिमम क्या चाहिए, एन की वैल्यू 3 चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड पीरियड के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए जो फर्स्ट मेंबर होगा उसके पास क्या नहीं होगी, डी ऑर्बिटल, जो उसकी केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगी। कैसे करेगी अभी आपको आगे क्लियर होगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, जो फर्स्ट मेंबर है उसका अगर साइज क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे हाईएस्ट होगी। दैट मीन्स फर्स्ट मेंबर हैव द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो साइज चाहिए वो एक नॉर्मल साइज होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें जो फर्स्ट मेंबर है उसका साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको गेन नहीं कर पाता है, तो उसकी जो गेन करने की टेंडेंसी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसीलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाई होती है, तो इसलिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ और विद अदर एलिमेंट्स। नाइट्रोजन के पास एक यूनिक फीचर है, इट कैन फॉर्म पी पाई ओवरलैपिंग करके क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड आपको पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो सबसे पहले एक बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो जो पी ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैपिंग करता है उस ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होता है, जिससे कि जो बॉन्ड बनेगा मल्टीपल बॉन्ड उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी पाई में क्या होता है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है, इसीलिए जो वो ओवरलैपिंग करेगा या तो होगा डी पाई पी पाई या फिर होगी डी पाई, जिसमें जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता तो है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए ब्रेक हो जाता है। इसीलिए जो फॉस्फोरस है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पी पाई ओवरलैपिंग। तो ये पी पाई से बॉन्ड बनाता है, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड के चांसेस ज़्यादा हैं। अब दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें सिंपली, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन रिएक्ट क्यों नहीं करता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज इट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड एंड इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हमेशा एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, नेवर मॉलिक्यूल। तो जो एटम्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, जब पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए जो बहुत ज़्यादा हाई है, तो जो रूम टेम्परेचर पे इजीली प्रोवाइड नहीं होगी। दैट्स व्हाई दिस वन इज इनर्ट। लेकिन अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस क्या होता है, रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि फॉस्फोरस में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगती है, इसीलिए फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब दूसरा जो पॉइंट है कि जो नाइट्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है, जबकि फॉस्फोरस क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो जो अगर हम बात करें ये गैस क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉस्फोरस है उसकी कैटिनेशन पावर ज़्यादा है
एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है N2, फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है P4। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसकी वजह से वो किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में। अब अगर कम मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो उस केस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, जिसकी वजह से वो किस में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट के अंदर। इसी को नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स में हम जो ऑब्जर्व करने वाले हैं दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो जो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड्स बनेंगे, अगर हम मान के चलते हैं ई को रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में, तो दैट मीन्स एलिमेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो दीज आर द एलिमेंट्स। अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसको कंबाइन करें तो इसकी जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है हमने मान ली 3 है और हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है। तो फार्मूला विल बी EH3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे कंपाउंड्स बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट वन इज NH3, सेकेंड वन इज PH3, थर्ड वन इज ASH3 एंड फोर्थ वन इज SBH3 एंड लास्ट वन इज BIH3। इसमें अगर आप नोट करेंगे, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे होगी कि हम क्या करते हैं, इनके नाइट्राइड्स को यूज करते हैं, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, जिंक आर्सेनाइड, मैग्नीशियम बिस्मथाइड, इनको हम यूज करते हैं और क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं विद वाटर या फिर एसिड के साथ। तो जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड हमने लिया और इसको रिएक्ट करवा दिया विद वाटर, तो इट विल गिव्स अस अमोनिया। तो अमोनिया मिलेगा आपको। ऐसे कैल्शियम नाइट्राइड भी यूज कर सकते हैं, ये भी अमोनिया देगा। लेकिन अगर हम फॉस्फाइड यूज कर रहे हैं तो फॉस्फाइड क्या देगा आपको, PH3 देगा, जिसको बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। ऐसे आर्सेनाइड होगा तो जिंक आर्सेनाइड क्या देगा आपको, आर्सेनिक हाइड्राइड देगा। ऐसे ही मैग्नीशियम बिस्मथाइड क्या देगा, दैट इज बिस्मथ हाइड्राइड। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, कॉमनली हाइड्राइड्स। जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म हाइड्राइड, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि कौन कौन से थे, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स में आते हैं। अब बात आती है इनके स्ट्रक्चर की। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो NH3 और PH3 है एक्चुअली में तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, लेकिन ड्यू टू वन लोन पेयर, तो इसमें एक लोन पेयर है। वो लोन पेयर क्या करता है, ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय करके क्या बना देता है, नाउ दिस इज ट्रायगोनल पिरामिडल। अब इसमें जो आपको चीज नोट करनी है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, फॉस्फोरस का साइज लार्ज है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से जो सेंट्रल हमारा एटम है उसका साइज बढ़ने से जो रिपल्शन है वो कम होगा, और रिपल्शन कम होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम होगा। तो आप यहां पर जो चीज नोट करेंगे कि जो NH3 है उसके अंदर बॉन्ड एंगल है 107.8, लेकिन PH3 में क्या हो गया 93.6। इट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, अब अगर हम एक सेंट्रल एलिमेंट लेते हैं, ये छोटा है, इसके साथ अगर यहां पर जोड़ रहे हो तो रिपल्शन के चांसेस क्या होंगे। अगर हम यहां देखें तो ये वाला ये एंगल यहां पर ऐसे करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इस एंगल के कंपैरिजन में ये एंगल थोड़ा सा क्या होगा, रिपल्शन कम होने की वजह से इधर आ जाएगा। तो रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। जो सेंट्रल एलिमेंट है तो सबसे ज्यादा किसमें, NH3 में बॉन्ड एंगल है और BIH3 में सबसे कम है। जबकि अगर शेप देखेंगे तो सबकी लगभग आपको एक जैसी दिखेगी, दैट इज ट्रायगोनल पिरामिडल और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड। जो भी हमने हाइड्राइड बनाए उनकी प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हाइड्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे बेसिक होते हैं, क्योंकि उनके पास एक लोन पेयर है अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड और बेस। Those which having the ability to donate the lone pair of electron can act as Lewis base। तो इनके पास, सभी के पास आपने देखा जो स्ट्रक्चर आपने नोट किया था उसमें क्या था, एक लोन पेयर था और वो लोन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट करेंगे तो उनका नेचर क्या होगा, बेसिक। दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करें, जो हाइड्राइड्स हमने बनाए NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BIH3, अगर इनको कंपेयर करें तो आप नोट करेंगे कि जो NH3 है दैट वन इज द मोस्टली बेसिक।
तो यहां पर आप नोट करेंगे कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। तो NH3 जो है वो क्या है, ज्यादा बेसिक है किससे, PS3 से, और PS3 ज्यादा बेसिक है किससे, ASH3 से, और ASH3 किससे ज्यादा है, SbH3 से। इसके पीछे रीजन क्या है, तो NH3 इज द बेसिक बट PS3 इज द वीकली बेसिक। इसके पीछे रीजन क्या है, आपको जो समझना है ध्यान से, सबसे पहले जो साइज की बात होती है, जो नाइट्रोजन है उसका साइज स्मॉल है, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो एक लिमिटेड होगा, और वो इजीली क्या कर सकता है, जो लोन पेयर है उसको डोनेट कर सकता है। अगर हम बात करें जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका साइज भी बढ़ेगा और डोनेट करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और इसी वजह से आप नोट करेंगे कि जो बेसिक कैरेक्टर है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबिलिटी में आपने क्या नोट किया, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। जो सेंट्रल एलिमेंट हमारा कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा और उसको तोड़ना आसान होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल का मतलब जैसे आप उसको हीट करेंगे तो सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, BiH3, तो इसका मतलब दिस वन इज लीस्ट स्टेबल। और NH3 क्या है, मोस्ट स्टेबल है। NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसकी बॉन्ड की लेंथ सबसे कम है, और जितना बॉन्ड छोटा होगा तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसीलिए वो थर्मली स्टेबल होगा। अगर हम बात करें थर्ड, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब ये रिड्यूसिंग है क्यों, क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं अगर कोई भी एलिमेंट अगर क्या करता है, हाइड्रोजन किसी के साथ अगर अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो जो जल्दी हाइड्रोजन देगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें NH3 क्या था, थर्मली स्टेबल था, तो अगर हम यहां पर देखें तो NH3 और PS3 में अगर कंपेयर करें तो PS3 जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा मतलब कि जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है कम है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब जो BiH3 है उसका बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा और जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और जो जितना जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, इन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है। एंड नेक्स्ट वन इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो आप नोट करेंगे जो अमोनिया है हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वैसे तो ट्रेंड क्या होना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था डाउन द ग्रुप, और NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम होना चाहिए था किससे, PH3 से। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज होती हैं, और जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर आप नोट करेंगे कुछ अनएक्सपेक्टेड आपने नोट किया कि जो अमोनिया है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो PH3 से भी ज्यादा है, जबकि होना तो चाहिए था कम। व्हाई, बिकॉज nitrogen have the ability to form hydrogen bonding, that means in case of NH3 there is an ability to form hydrogen bonding। तो इसका मतलब NH3 मॉलिक्यूल में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं बाकी में कंपेयर करें, PH3 के बाद कंपेयर करें, तो वहां पर जो फोर्सेस काउंट होंगी कौन सी होंगी, वंडरवाल फोर्सेस। और वंडरवाल फोर्सेस में जितना साइज बढ़ेगा वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो अनएक्सपेक्टेड NH3 का रीजन क्लियर हो गया, बिकॉज इट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की। अगर हम इनको वाटर में सॉल्युबल करने की कोशिश करते हैं तो आप नोट करेंगे कि जो NH3 है दैट इज द सॉल्युबल, but other ones are not soluble in water. What is the reason? Again the same reason, जो NH3 है which have the ability to form hydrogen bond with water but others have no such ability। PH3 है और ASH3 है, SbH3 है, BiH3 है, they do not form the hydrogen bonding with water molecule, that's why these are not soluble। तो solubility factor आपने नोट किया, boiling point है, उसके अलावा thermal stability है, ये सारे आपने अच्छे से नोट डाउन करने हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म
टू टाइप ऑफ ऑक्साइड E2O3 एंड E2O5. E स्टैंड फॉर एलिमेंट. अगर हम यहाँ पर देखें, अगर नाइट्रोजन हमारा फॉस्फोरस ये एलिमेंट है तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड एक्सेप्ट नाइट्रोजन. बाकी देखेंगे तो आपके कौन कौन से मेनली जो ऑक्सीजन स्टेट होती है +3 और +5, उसके बेसिस पर अगर हम यहाँ देखें तो नाइट्रोजन N2O भी बनाता है, NO, N2O3, N2O4, N2O5. लेकिन फॉस्फोरस में P4O6, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3, ये सारे क्या हमारे ऑक्साइड्स हैं. कौन से ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम? जो हमारे ये फर्स्ट मेंबर की बात करें तो ये क्या हमारा नॉन मेटल है, ये क्या है नॉन मेटल है, 2 मेटलोइड है, और ये क्या है लास्ट, दैट इज मेटल. तो यहां पर आप नोट करेंगे जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होगा अलोंग द पीरियड. व्हाई? एज यू नो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो फर्स्ट मेंबर क्या हमारे नॉन मेटल्स हैं और बाद में क्या है मेटल्स हैं. तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे. दैट्स व्हाई एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नोट करेंगे इसको. यहां पर अगर हम कंपेयर करें, अगर सेम एलिमेंट को लेते हैं N2O3, N2O4, N2O5, तो आप नोट करेंगे जो N2O3 से अगर एसिडिक कैरेक्टर N2O4 का ज़्यादा है और N2O4 से N2O5 का ज़्यादा है, इसके पीछे जो कंसेप्ट है जो आपको नोट डाउन करनी है. अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो पहले में +3 है, फिर +4 है, फिर +5 है. तो जब भी हम कंपेयर करेंगे हायर विल बी दी ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी दी एसिडिक कैरेक्टर. अगर सेम एलिमेंट का कंपेयर करना है, क्योंकि ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, और दो नॉन मेटल ऑक्साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या देखना है, हायर विल बी द ऑक्सीजन स्टेट, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर. सेम हैपेंस हियर. अगर P4O6 और P4O10 को कंपेयर करना है तो विच वन इज द मोर एसिडिक, हायर विल बी द ऑक्सीजन स्टेट, मोर विल बी एसिडिक कैरेक्टर. तो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से आपने नोट डाउन करना है और आपने NCERT के क्वेश्चंस हैं उनको भी ट्राई करना है.